हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज मैं क्लास 7 हिंदी के एक एनुअल एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाली हूं, जो कि केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए है। आज 4 फरवरी है जब मैं ये पेपर बना रही हूं और इसे अपलोड करूंगी। तो मेरी उन बच्चों से रिक्वेस्ट है जो मुझे बार बार ये कमेंट्स करते हैं कि मैं किसी दूसरे टीचर की कॉपी करती हूँ, मैं चीटर कॉक हूँ, मुझे ये शोभा नहीं देता। तो अभी तक इस पेपर को किसी ने अपलोड नहीं किया है, और अगर ये पेपर मेरे पास अवेलेबल है तो सभी पेपर मेरे पास अवेलेबल होंगे जो मैं अपलोड करती हूँ। इसलिए इस तरह के कमेंट्स करना बंद करें। आपको जिस भी टीचर का क्वेश्चन पेपर या मैटर अच्छा लगता है आप उसे देखें। इन पेपर्स को कोई भी अपलोड कर सकता है, ये पेपर किसी के पर्सनल पेपर नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। खंड का अपठित गद्यांश। प्रश्न 1, अपठित गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए। इसी तरह का एक गद्यांश आपके पेपर में भी होगा। अपठित गद्यांश इस प्रकार है। संघर्ष के मार्ग में अकेले ही चलना पड़ता है, कोई बाहरी शक्ति आपकी सहायता नहीं करती है। परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति व लगन आदि मानवीय गुण व्यक्ति को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। 2 महत्वपूर्ण तथ्य स्मरणीय है। प्रत्येक समस्या अपने साथ संघर्ष लेकर आती है। प्रत्येक संघर्ष के गर्भ में विजय निहित रहती है। एक अध्यापक ने विद्यालय छोड़ने वाले अपने छात्रों को यह संदेश दिया था, तुम्हें जीवन में सफल होने के लिए समस्याओं से संघर्ष करने का अभ्यास करना होगा। हम कोई भी कार्य करें, सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने का संकल्प लेकर चलें। सफलता हमें कभी निराश नहीं करेगी। समस्त ग्रंथों और महापुरुषों के अनुभवों का निष्कर्ष यह है कि संघर्ष से डरना अथवा उससे विमुख होना अहितकर है, मानव धर्म के प्रतिकूल है और अपने विकास को अनावश्यक रूप से बाधित करना है। आप जागिए, उठिए, दृढ़ संकल्प और उत्साह एवं साहस के साथ संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़िए और अपने जीवन के विकास की बाधाओं रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कीजिए। का प्रश्न है, मनुष्य को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यहाँ पर देखिए, परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति व लगन आदि मानवीय गुण व्यक्ति को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसलिए सही विकल्प है चौथा, परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति व लगन। खा पर प्रश्न है, प्रत्येक समस्या अपने साथ लेकर आती है। यहाँ पर देखिए, प्रत्येक समस्या अपने साथ संघर्ष लेकर आती है। सही विकल्प है पहला, संघर्ष। गा प्रश्न है, समस्त ग्रंथों और अनुभवों का निष्कर्ष है। यहाँ पर देखिए, समस्त ग्रंथों और महापुरुषों के अनुभवों का निष्कर्ष यह है कि संघर्ष से डरना अथवा उससे विमुख होना अहितकर है। पहला विकल्प सही है, संघर्ष से डरना या विमुख होना अहितकर है। घा पर प्रश्न है, मानवी शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है। सही विकल्प है दूसरा, मानव प्लस ई है। यहाँ पर ई की मात्रा वा के साथ लग जाएगी, ये हो जाएगा मानवीय। और गद्यांश का अंतिम प्रश्न है, संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़ने के लिए आवश्यक है। अंत में देखिए, आप जागिए, उठिए, दृढ़ संकल्प और उत्साह एवं साहस के साथ संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़िए। दूसरा विकल्प सही है, दृढ़ संकल्प, उत्साह एवं साहस। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। पद्यांश है, रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग हैं क्यारी क्यारी, लेकिन हम सबसे मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी। एक हमारा माली हम सब, रहते नीचे एक गगन के, हम सब सुमन एक उपवन के। आगे है, सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उसकी कली खिलाती, एक हमारा चांद चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती। मिले एक से स्वर हमको है, भंवरों के मीठे गुंजन के, हम सब सुमन एक उपवन के। कांटों से मिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा, एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा। सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के, हम सब सुमन एक उपवन के। इस कविता को लिखा है द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी ने। कवि यहाँ पर आपस में एकता और भाईचारे पर बल देने की बात कर रहा है। प्रश्न का है, उपवन की शोभा किस बात में है। यहाँ पर देखिए, रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग हैं क्यारी क्यारी, लेकिन हम सबसे मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी। दूसरा विकल्प सही है,
अलग अलग रंग रूप और अलग अलग क्यारियां होने में। खा प्रश्न है, मिले एक से स्वर हमको हैं, पंक्ति का मूल भाव क्या है? सही विकल्प है सबके विचारों में एकता है। गा पर प्रश्न है, कांटों में मिलकर हंस हंस कर है जीना सीखा, में कांटे किसे कहा गया है? यहाँ पर कांटे कहा गया है जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को। घा पर प्रश्न है, एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा, का भाव है? इसका भाव है एकता का पालन करके प्रेम से रहना। और अपठित पद्यांश का अंतिम प्रश्न है, हम सब सुमन एक उपवन के, कवि ने किसे कहा है? कवि ने कहा है एक देश में प्रेम पूर्वक रहने वालों को। इसके बाद प्रश्न पत्र में खंड खा होगा जिसमें व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। पहला प्रश्न है, शिक्षित शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय का नाम बताइए। जब शिक्षा में इत जोड़ा जाता है तो शिक्षित बनता है, यहाँ पर सही विकल्प है तीसरा इत। यहाँ पर शिक्षा मूल शब्द है और इत प्रत्यय है। दूसरा प्रश्न है, प्राथमिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय का नाम बताइए। प्राथमिक शब्द में प्रथम मूल शब्द है और इक प्रत्यय है, सही विकल्प है इक। तीसरा प्रश्न है, राजा रानी में कौन सा समास है? राजा रानी का मतलब है राजा भी और रानी भी दोनों की महत्वता सेम है, इस तरह से यहाँ पर होगा द्वंद्व समास। जब दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगाया जाए और दोनों को बराबर का महत्व दिया जाए तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। चौथा प्रश्न है, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं उस समास का नाम बताइए। यह है द्वंद्व समास। इसका उदाहरण अभी हमने यहाँ पर देखा था, राजा रानी। यहाँ पर दोनों पद प्रधान हैं, राजा भी और रानी भी। पांचवा प्रश्न है, नीलाभ शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ये होगा नील प्लस आभ, ला के साथ आ की मात्रा जुड़ जाएगी, ये हो जाएगा नीलाभ। प्रश्न नंबर 6 है, नव प्लस आगंतुक की संधि है, सही विकल्प है पहला नवागंतुक। प्रश्न नंबर 7 है, मुहावरा दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ है दंग रह जाना, कठिन काम के लिए प्रेरित करना, बहुत शोर करना, अत्यधिक प्रशंसा करना। सही विकल्प है दंग रह जाना। प्रश्न नंबर 8 है, लाल पीला होना का अर्थ है मुद्राएं बनाना, क्रोध करना, तेवर बदलना, रंग बदलना। लाल पीला का अर्थ है क्रोध करना। प्रश्न नंबर 9 है, नीति शब्द का बहुवचन रूप क्या है? यह है नीतियाँ, छोटी ती और या में बड़ा आ और चंद्रबिंदी। प्रश्न नंबर 10 है, जिम्मेदारी शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? जिम्मेदारी के दो बहुवचन हो सकते हैं, जिम्मेदारियाँ या जिम्मेदारियों। यहाँ पर जिम्मेदारियों लिखा हुआ है, यहाँ पर रा में बड़ी ई की मात्रा है और यहाँ पर जा में बड़ी ई की मात्रा है। दोनों जगह छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए, इसलिए दूसरा विकल्प सही है। यहाँ पर छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है, जिम्मेदारियों। प्रश्न नंबर 11 है, पानी शब्द के दो पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? जल नीर, पानी नदी, नदी वर्षा, जल समुद्र। सही विकल्प है जल और नीर। व्याकरण का अंतिम प्रश्न है, फूल शब्द के दो पर्यायवाची शब्द कौन से होंगे? पुष्प वन, कुसुम पुष्प, वन कुसुम, फूल जंगल। ये दोनों फूल के पर्यायवाची हैं, कुसुम और पुष्प। अगला खंड है खंड गा। यहाँ पर गद्य एवं काव्य खंड पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर गद्य और काव्य दोनों आपकी पाठ्यपुस्तक से लिए गए हैं। प्रश्न नंबर 4 है, नीचे दिए गए पठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। चलिए इसे पढ़ते हैं। मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची और चमकीली हो गई, सघन मतलब और घनी, चोंच अधिक वंकिम और पैनी हो गई, गोल आँखों में इंद्रनी की नीलाभ क्षुति झलकने लगी, लंबी नीली हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाही तरंगे उठने गिरने लगी। दक्षिण वाम दोनों पंखों में सिलेटी और सफ़ेद आलेखन स्पष्ट होने लगे, पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। गद्य का चित्र नहीं आंका जा सकता।
का प्रश्न है मोर की सिर की कलगी कैसी थी। यहाँ पर देखिए मोर के सिर की कलगी और सघन, ऊंची और चमकीली हो गई। सही विकल्प है सघन, ऊंची और चमकीली। खा प्रश्न है मोर की चोंच कैसी थी। यहाँ पर देखिए चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई। बंकिम का मतलब है तिरछी और पैनी मतलब नोकदार, तिरछी और नोकदार हो गई। सही विकल्प है दूसरा बंकिम और पैनी। गा प्रश्न है लेखिका ने किसे इंद्रनी की संज्ञा दी है। इस पंक्ति में देखिए गोल आंखों में इंद्रनी की नीलाभ छुति झलकने लगी। आंखों को कहा है, लेखिका ने इंद्रनी की संज्ञा दी है मोर की आंख को। घा पर प्रश्न है मोर की कौन कौन सी भंगिमाएं मोहक थीं। सही विकल्प है तीसरा गर्दन ऊंची करके देखना, नीची कर दाना चुगना, पानी पीना व टेढ़ी कर शब्द सुनना। और अंतिम प्रश्न है यहाँ पर मोर की किस क्रिया का चित्र नहीं आंका जा सकता। मोर की गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। मोर की गति की क्रिया का चित्र नहीं आंका जा सकता। प्रश्न नंबर 5 है नीचे दिए गए पठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये पद्यांश आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ भोर और बरखा से लिया गया है। पद्यांश इस प्रकार है जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत है, कंगन के झनकारे, उठो लालजी भोर भयो हो, सुर नर ठाड़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबद उचारे, माखन रोटी हाथ मुँह लेनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। पद्यांश का प्रश्न है उपर्युक्त पद्यांश के रचयिता कौन है। महादेवी वर्मा, मीराबाई, सुभद्रा कुमारी चौहान, इनमें से कोई नहीं। पद्यांश की रचयिता है मीराबाई। खा प्रश्न है पद्यांश में किस समय का वर्णन किया गया है। दोपहर का, रात का, सुबह का, शाम का। पद्यांश में 2 जगह लिखा हुआ है रजनी बीती भोर भयो है और यहाँ पर उठो लालजी भोर भयो है, और भोर का मतलब होता है सुबह। सही विकल्प है सुबह का। गा पर प्रश्न है गोपियाँ क्या कर रही हैं। दही मथ रही हैं, खाना पका रही हैं, दही बेच रही हैं, बातें कर रही हैं। यहाँ पर देखिए गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे। सही विकल्प है दही मथ रही हैं। घा पर प्रश्न है ग्वाल बालों के हाथों में क्या है। माखन रोटी, माखन रोटी, दूध दही। यहाँ पर देखिए माखन रोटी हाथ मुँह लेनी, गौवन के रखवारे। ग्वाल बाल के हाथों में माखन रोटी दोनों हैं। पद्यांश का अंतिम प्रश्न है कृष्ण को जगाने हेतु द्वार पर कौन कौन खड़े हैं। सही विकल्प है सारे ग्वाल बाल। प्रश्न नंबर 6 यहाँ पर आपकी पाठ्यपुस्तक से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है किन विशेषताओं के कारण हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हॉकी भारत का पुराना खेल है। इसे राजा महाराजाओं से लेकर देहात के लोग भी बड़े चाव से खेला करते थे। यह खेल व्यायाम का सर्वोत्तम साधन है। पुराने ज़माने में गांवों के लोग पेड़ों की टहनियों के द्वारा इस खेल को खेला करते थे। इस खेल का अपना लंबा इतिहास होने के कारण और अत्यधिक लोकप्रिय होने के कारण इसे राष्ट्रीय खेल माना जाता है। दूसरा प्रश्न है मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था। मिठाई वाला बच्चों से जुड़ा था और वह उनमें अपने बच्चों की झलक देखता था। वह बच्चों को खुश रखना चाहता था और उनसे जुड़े अपने अनुभवों का आनंद उठाना चाहता था। बच्चे एक चीज़ से ऊब न जाए इसलिए मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें बेचता था। तीसरा प्रश्न है कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मज़ा आता था। क्या उन्हें उन कामों में स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली। उत्तर इस प्रकार से हो जाएगा हाँ, बचपन में कुंवर सिंह को घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में मज़ा आता था। इन कामों से उन्हें स्वतंत्रता सेनानी बनने में मदद मिली। कुंवर सिंह इन कामों में कुशल थे और अंग्रेज़ों से कई युद्धों में जीते। प्रश्न नंबर 7 यहाँ पर भी आपकी पाठ्यपुस्तक से प्रश्न पूछे गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं। अपने विचार लिखिए। उत्तर कुछ इस तरह से हो जाएगा मेरे विचार से पक्षियों को पालना उचित नहीं है। जिस प्रकार मनुष्य को अपनी स्वतंत्रता प्रिय होती है उसी प्रकार पक्षी को भी अपनी आज़ादी प्यारी होती है। ईश्वर ने उन्हें पंख दिए हैं जिससे कि वे उड़ सकें। यदि हम उन्हें पालते हैं तो उनकी आज़ादी और उड़ान में विघ्न पैदा होता है, उनकी आज़ादी छिन जाती है। दूसरा प्रश्न है एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है। एक तिनका कविता में कवि ने आँख में अचानक पड़ने वाले एक तिनके की
घटना की चर्चा की है जब अचानक आँख में पड़ने वाला बेजान सूखी घास का तिनका मनुष्य को व्याकुल कर देता है और वह स्वयं को असहाय सा महसूस करने लगता है। कवि ने इस संदेश के रूप में कहा है कि मनुष्य को कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका घमंड छोटी से छोटी वस्तु भी चूर चूर करने में सफल हो जाता है। प्रश्न 7 का अंतिम प्रश्न है, रहीम ने क्वार के बादलों की तुलना किससे और क्यों की है? रहीम ने क्वार के बादलों की तुलना उन लोगों से की है जो पहले अमीर थे लेकिन अब वे गरीब हो चुके हैं। जैसे क्वार माह के बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं हैं, ठीक उसी प्रकार अमीरी से निर्धन हुए व्यक्ति केवल दिखावे रूप में अमीरी की बात करते हैं, जबकि वे भीतर से खोखले होते हैं। आगे प्रश्न पूरक पाठ्यपुस्तक पर आधारित है। पूरक पाठ्यपुस्तक का मतलब है बाल महाभारत कथा। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, तुम्हारे अनुसार महाभारत कथा में किस पात्र के साथ सबसे अधिक अन्याय हुआ और क्यों? महाभारत कथा में सबसे ज़्यादा अन्याय हुआ था कर्ण के साथ। आप लिख सकते हैं, हमारे विचार से सबसे अधिक अन्याय कर्ण के साथ हुआ है। जैसे सूर्यपुत्र कर्ण को उसकी जन्मदात्री ने त्याग दिया, शस्त्र परीक्षण के दिन पहचान लेने के बाद भी कुंती ने उसे नहीं अपनाया, उत्तम कुल में उत्पन्न होकर भी वह सूत पुत्र कहलाया, इंद्र ने उसके साथ छल किया, परशुराम ने उसे शाप दिया, अर्जुन ने उसे छल से मारा। दूसरा प्रश्न है, तुम्हारे विचार से महाभारत के युद्ध को कौन रुकवा सकता था और कैसे? आप उत्तर इस तरह से दे सकते हैं कि हमारे विचार से महाभारत के युद्ध को पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण रुकवा सकते थे, क्योंकि यदि पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण दुर्योधन के अन्याय का समर्थन नहीं करते तो कृपाचार्य और अश्वत्थामा भी उसका साथ नहीं देते। तब कौरव कमज़ोर पड़ जाते और इन लोगों की अनुपस्थिति में दुर्योधन युद्ध करने में समर्थ नहीं हो पाता। तीसरा प्रश्न है, श्री कृष्ण ने अन्न का कण और साग का पत्ता क्यों खाया? श्री कृष्ण ने अन्न का कण और साग का पत्ता दुर्वासा ऋषि व उसके 10,000 शिष्यों की भूख को शांत करने के लिए खाया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वे जानते थे कि इतने लोगों को एक साथ भोजन करवाना पांडवों के लिए मुश्किल होगा। और चौथा प्रश्न है, दूसरी बार हुए चौसर के खेल में क्या शर्त रखी गई थी? दूसरी बार हुए चौसर के खेल में यह शर्त रखी गई थी कि हारा हुआ दल अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष तक वनवास में तथा 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेगा। अगला खंड है खंड घ रचनात्मक लेखन। यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किन्हीं एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखिए। पहला है, अस्वस्थ होने पर अपने विद्यालय के प्राचार्य को 4 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। और अथवा में है, समय का महत्व बताने हेतु अपने छोटे भाई बहन को पत्र लिखिए। इस तरह का प्रार्थना पत्र आप स्वयं लिख लेते होंगे, इसे स्वयं लिखिए। सबसे पहले यहाँ ऊपर लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य जी, अपने स्कूल का पूरा नाम, फिर विषय, 4 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। इसके बाद आप लिखेंगे महोदय या महोदया, निवेदन है कि मैं अस्वस्थ होने के कारण विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ, अर्थात मुझे 4 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। दिनांक भी साथ में डालिए, आपकी महान कृपा होगी। और इसके बाद आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या और अपना नाम और कक्षा। चलिए इसे देखते हैं। समय का महत्व बताने हेतु अपने छोटे भाई बहन को पत्र लिखिए। समय का महत्व बताने के लिए आप अपने भाई या बहन को इस तरह से पत्र लिख सकते हैं। सबसे पहले ऊपर आप पता लिखेंगे, इसके बाद दिनांक, जिस भी दिन आप पत्र लिख रहे हैं, फिर प्रिय और अपने भाई या बहन का नाम, फिर कैसे हो या कैसी हो, आशा करती हूँ या करता हूँ कि तुम खुशहाल होगे, मैं यहाँ आनंद में हूँ। पत्र आप बहन या भाई को लिख रहे हैं, उसके अनुसार आप कुछ शब्द चेंज कर लीजिएगा। जैसे होगे, यहाँ पे होगी। सुना है कि तुम तुम्हारा समय पढ़ाई में न लगाकर बस ऐसे ही गंवा रहे हो या रही हो। प्रिय भाई या प्रिय बहन, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, बीता हुआ समय कभी भी वापस नहीं आता। समय एक अनमोल धन की तरह होता है। जो मनुष्य समय की कद्र नहीं करता, समय उसकी कद्र कभी भी नहीं करता, उसे पछताना पड़ता है। आगे आप लिखेंगे, मैं यह बात तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ या बता रही हूँ कि तुम अभी छोटे हो या छोटी हो। मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं तुम्हें यह बात बताऊं और सिखाऊं। अगर तुमने अभी समय को महत्व दिया तो तुम ऊंची ऊंचाइयों को छू सकते हो या सकती हो। अब तुम्हें आखिरी बात बता रहा हूं या बता रही हूं, अच्छी पढ़ाई करना। हम लोगों को तुमसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। तुम अपना पूरा समय पढ़ाई को देना और अपना ख्याल रखना।
तुम्हारा बड़ा भाई या बड़ी बहन और यहाँ पर अपना नाम। प्रश्न नंबर 10 है अनुच्छेद लेखन। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। विषय हैं विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, दूसरा मेरा विद्यालय, तीसरा मित्रता और चौथा मेरा प्रिय त्यौहार। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व आप यहाँ से देख सकते हैं या आपके पास है तो आप वहाँ से लर्न करें। जैसे अनुशासन किसी भी छात्र को अपने कार्य के प्रति अधिक केंद्रित बनाने में मदद करता है। अनुशासित छात्र काम, गतिविधियों और लक्ष्यों पर बेहतर ध्यान केंद्रित करता है। इसे आप पूरा रीड कर लें। दूसरा विषय है मेरा विद्यालय। आप यहाँ से लिख सकते हैं कि मेरा विद्यालय मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और शिक्षाप्रद है। हमारे शिक्षक न केवल हमें किताबों का ज्ञान देते हैं बल्कि हमें नैतिक मूल्यों को भी सिखाते हैं या मूल्यों की भी शिक्षा देते हैं। वीडियो को पॉज करके आप यहाँ से इसे देख लें। अगला विषय है मित्रता। इस पर अनुच्छेद आप यहाँ से लिख सकते हैं। और अंत में है मेरा प्रिय त्यौहार। तो आप दीपावली पर, होली पर, रक्षाबंधन पर या जो भी आपका प्रिय त्यौहार है उसके बारे में लिखिए। इन सभी अनुच्छेद को आप वीडियो को पॉज करके देख लें, रीड कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। प्रश्न नंबर 11 संवाद लेखन। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संवाद लिखिए। पहला है घर देर से पहुंचने पर अपनी माताजी और अपने बीच हुए वार्तालाप को संवाद शैली में लिखिए, अथवा पेड़ और धरती के बीच हुए वार्तालाप को संवाद शैली में लिखिए। अपनी माताजी और अपने बीच हुए वार्तालाप के संवाद को आप इस तरह से लिख सकते हैं। आप गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, इसके अनुसार वाक्यों को थोड़ा सा बदल लीजिएगा। जैसे माँ बेटी, यहाँ पर बेटा हो जाएगा। अगर आप बॉयज़ हैं, तुम आज इतनी देर से घर क्यों आई हो या आए हो। बेटा या बेटी उत्तर देती है माँ आज हम सब सहेलियाँ मिलकर पास के बाज़ार में चली गई थी, या हम सब दोस्त मिलकर पास के बाज़ार में चले गए थे। माँ तुमने मुझसे पूछना ज़रूरी नहीं समझा। बेटी या बेटा बोलता है माँ मैंने उन लोगों को बहुत मना किया था लेकिन वे सब नहीं माने, इसलिए मुझे जाना पड़ा। माँ कहती है तुम्हें अंदाज़ा भी है कि मैं कितनी घबरा गई थी। बेटी या बेटा बोलता है मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं आगे से ऐसे कभी नहीं जाऊँगी या जाऊँगा। माँ मैं तुम्हें जाने के लिए मना नहीं कर रही, मैं बस इतना कह रही हूँ कि कम से कम तुम मुझे बता कर जाओ। बेटा या बेटी ठीक है माँ, मैं अब से आपसे पूछ कर और बताकर जाया करूँगी या जाया करूँगा। अगर आप धरती और पेड़ के बीच में संवाद लिखना चाहते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं। पेड़ कहता है नमस्ते धरती, कैसी हो। धरती कहती है नमस्ते पेड़, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। पेड़ बोलता है मैं ठीक हूँ, मैं भी ठीक हूँ, लेकिन मुझे कुछ चिंता है। धरती कहती है क्या हुआ पेड़, क्या समस्या है। पेड़ कहता है हाँ मैं पर्यावरण सुरक्षा के बारे में सोच रहा हूँ। हमारे पर्यावरण के हालात दिन प्रतिदिन खराब हो रहे हैं। प्रदूषण, जंगलों की कटाई और बढ़ती जनसंख्या ने हमारी प्रकृति को खतरे में डाल दिया है। धरती कहती है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो पेड़, हमें अपने पर्यावरण की सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न 4 नंबर का है, इसलिए संवाद को आप थोड़ा बढ़ा करके लिखें। ये था पेपर का अंतिम प्रश्न। आई होप आपको इस पेपर से अवश्य हेल्प मिलेगी। इस वीडियो को देखने के साथ साथ आपका जो भी पोर्शन है उसे अवश्य लर्न करें। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।